हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो सी टेट, यूपी टेट से एनसीईआरटी के जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे जीव जंतु और एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड कौन किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो हाथी जो होता है दोस्तों, हाथी एक वयस्क हाथी जो होता है वह एक दिन में लगभग 100 किलो से अधिक जो होते हैं पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है दोस्तों। और बात की जाए हाथी की नींद के बारे में दोस्तों, तो जो हाथी की नींद जो होती है ये बहुत कम सोते हैं। दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं तथा हाथी का जो झुंड के बारे में बात करेंगे तो कि जो झुंड में केवल जो हथनियाँ और बच्चे होते हैं वह सबसे बच्चे ही होते हैं तथा जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह नेता होती है झुंड की दोस्तों। बात की जाए हाथी के बच्चे के बारे में तो नर हाथी जो होता है 14-15 साल की उम्र में जो होता है वह झुंड को छोड़ देता है दोस्तों। और जो हाथी का जो 3 महीने का बच्चे का वजन जो होता है वो लगभग 200 हो जाता है दोस्तों, 200 किलोग्राम दोस्तों। ठीक है, 2 कुंटल लगभग हो जाता है इसका वजन 3 महीने के बच्चे का। और जो हाथी के कान होते हैं वह दोस्तों हपा करने के काम, उनके बड़े बड़े कान होते हैं दोस्तों, तथा इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है यह दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है दोस्तों। ये भालू की तरह दिखता है, छोटे भालू की तरह का तथा ये 17 घंटे जो होता है पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है दोस्तों। बात की जाए स्लॉथ के जीवन के बारे में, यह 40 साल के जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास बदलता रहता है दोस्तों, तथा ये पेड़ की पत्तियां और टहनियों को खाता रहता है दोस्तों। बात की जाए बाघ के बारे में तो दोस्तों अंधेरे में मनुष्यों से जो लगभग 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ दोस्तों, तथा इसकी जो मूंछें होती हैं ये शिकार की स्थिति पहली बात पता कर सकती हैं दोस्तों। बात की जाए तो ये स्थिति का पता कर सकती हैं दोस्तों। बात की जाए दहाड़ के बारे में तो इसकी जो दहाड़ होती है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है दोस्तों, बाघ की दहाड़ जो होती है। और बात करेंगे हम लोग दोस्तों सांप के बारे में, तो भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें है नाग, करेत, दुबोया और अफाई दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे सांप के दांत के बारे में तो दोस्तों इनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, लेकिन वह शिकार को चबाता नहीं है दोस्तों। ये क्या करते हैं, जो शिकार होता है उसे सीधा निगल जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं सांप के कान के बारे में तो बाहरी कान नहीं होते, यह ज़मीन पर जो कंपन होता है उसको महसूस करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो जो सांप के जो वो होते हैं जिसको बीन वगैरह बजाई जाती है, जिससे सांप इधर उधर हिलता डुलता है, तो वह किससे बनाई जाती है तो दोस्तों वह बनाई जाती है लौकी से दोस्तों। बात की जाए कालबेलिया जो होते हैं तो वह सांपों की एक प्रजाति है जो बीन की धुन पर सांपों को नचाती है। तो दोस्तों जो बीन होती है वह लौकी की बनाई जाती है। बात की जाए रेशम का कीड़े के बारे में तो यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों मच्छर के बारे में, तो मानव शरीर की जो गंध होती है विशेषकर पैरों और तलवों की गंध तथा मनुष्य के शरीर की गर्मी से ही होता है मच्छर को आकर्षित करती है, वो हम लोगों को ढूंढ लेते हैं दोस्तों। बात की जाए चींटियों के बारे में तो दोस्तों चलते समय एक विशेष गंध छोड़ती हैं, जिससे जो उनके पीछे जो और चींटियाँ होती हैं वह कतार के रूप में गंध को सूंघकर आगे बढ़ती चली जाती हैं दोस्तों। बात की जाए पक्षी की आँखों के बारे में, तो पक्षियों की जो आँखें होती हैं, जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती, इसलिए वह क्या करते हैं गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पक्षियों के देखने से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। बात की जाए यह अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों यह अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं पक्षी जो होते हैं। बात की जाए चील, बाज और गिद्ध होते हैं, ये हमसे लगभग 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं दोस्तों। बात की जाए उल्लू के बारे में तो ये अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है दोस्तों। ये 270 डिग्री लगभग जो होती है वह अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है दोस्तों। बात की जाए मैना के बारे में तो ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है दोस्तों। बात की जाए जो कौन सा ऐसा
पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे के घोंसले में बच्चे देता है। तो दोस्तों वह पक्षी है कोयल दोस्तों। वह अपना घोंसला जो होती है स्वयं नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अपने बच्चे दे देती है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों मैना के बारे में। तो दोस्तों मैना जो होती है वह अपनी झटके से आगे पीछे गर्दन करती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों कल्चरी जो इंडियन रोबिन भी बोलते हैं, वह सड़क के किनारे तथा पत्थरों के जो बीच में घोंसला बनाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों कौवे के बारे में। तो जो कौवा जो होता है वह लोहे के तार और लकड़ी की जो टहनियाँ होती हैं उनका उपयोग करता है दोस्तों। इसके लोहे के ये भी पूछा जाता है कि इसके घोंसले में लोहे के तार तथा टहनियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों वह घोंसला होता है कौवे का, तथा ये पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उस पर घोंसला बनाता है दोस्तों। बात करेंगे कोयल के बारे में। तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों दर्जन चिड़िया के बारे में। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को जो सिल लेती है दोस्तों। आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, दर्जन चिड़िया मतलब ये दर्जी का काम करता है, सिलाई बुनाई का काम। तो ये पत्ते को आपने ज़्यादातर देखा होगा, सिले हुए पत्ते होते हैं, तो उसमें दर्जन चिड़िया जो होती है वह अपना घोंसला बनाती है। बात करेंगे शकरखोरा के बारे में। तो ये छोटे पेड़ या जो डाली होती है उस पर लटकता हुआ जो घोंसला बना हुआ होता है वह शकरखोरा का होता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि छोटे पेड़ या डाली पर जो लटका हुआ घोंसला होता है किस पक्षी का होता है। तो दोस्तों वह होता है शकरखोरा का। बात करेंगे नर बया पक्षी जो होता है वह घोंसले बनाते हैं और मादा बया जो होती है उनमें से सबसे अच्छा जो घोंसला चुनती है तथा उसमें अंडे देने का काम करती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों जानवरों के कान और बाल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह क्या करते हैं, बच्चे देते हैं दोस्तों। और तथा जो अंडे देने वाले होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे जितने भी पक्षी होते हैं उनके देखिए छिद्र पाए जाते हैं, उनके कान नहीं होते हैं तो वो अंडे देते हैं तथा जिनके कान होते हैं जैसे मनुष्य हुआ और भी जो गाय हुए, भैंस हुई, बकरी हुई, ये सब क्या बच्चे देते हैं दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। तो बिहार में इनका सबसे अच्छा समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर का जो होता है मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय माना जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पौधे और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात करेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इसकी जो जड़ें होती हैं वह तने से 3 गुना गहरी होती है। मतलब जितना ऊपर होगा दोस्तों उससे 30 गुना जो होता है वह ज़मीन के अंदर होता है तथा इसके जो तने में होता है पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ के जो लोग थे तो उन जब कभी सूखा पड़ जाता तो वो है उसके तने में छिद्र करके पाइप डाल के पानी पी लिया करते थे दोस्तों। बात की जाए जो ओक की खासियत जो होती है, जब इलाके में पानी की कमी होती थी तो लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कम पानी की ज़रूरत होती तथा इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों। तथा इसकी जो फलियां होती हैं उससे दोस्तों सब्जी बनाई जाती है तथा जड़ी बूटियां भी बनाई जाती हैं इसकी छाल से दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों घटपर्णी जो पौधा है जिसको नेफंथिस बोलते हैं, ये कीट बच्ची पौधा है तथा ये मेंढक, चूहे और कीटों को फंसाकर क्या करता है, निगल जाता है दोस्तों। तो ये ऐसा पौधा होता है जिसमें कहीं कहीं आपको देखा होगा छिद्र टाइप या घड़े नुमा घटकरनी जो होता है वो घड़े नुमा दिखने में लगता है दोस्तों। उसमें क्या है, पत्ता ऊपर से ढका हुआ होता है, उसके अंदर एक गंध सी निकलती रहती है, वह कीड़ों को आकर्षित करती है। जब कीड़ा उसमें जाता है तो उसी में फंस जाता है दोस्तों, तो ये कीड़े को खा लेता है दोस्तों। ये कीट बच्ची पौधे कहलाते हैं। बात करेंगे नेपथीस के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया और भारत की जो मेघालय है उसमें पाया जाता है दोस्तों। बात की जाए वेलक्रो के बारे में तो दोस्तों जॉन मैस्टरल जो थे उन्होंने 1948 में बीजों के हुक को देखकर वेलक्रो की खोज की थी दोस्तों। आपने देखा होगा कहीं कहीं कांटे नुमा जो बीज जो होते हैं खेतों वगैरह में जब घूमने जाते हैं तो फंस जाते हैं झाड़ियों में, तो उसको देखकर उनको वेलक्रो की खोज की थी दोस्तों। बात की जाए दोस्तों मिर्ची के बारे में। तो पुर्तगाली व्यापारी इसे दक्षिण अमेरिका से जो थे भारत लाए थे दोस्तों। बात की जाए दोस्तों टमाटर, आलू और हरी मिर्च के बारे में, ये सभी दक्षिण अमेरिका से आए हैं दोस्तों।
टमाटर, आलू, हरी मिर्च जो है वह दक्षिण अमेरिका से आए हैं। तो बात करेंगे दोस्तों गोभी और मटर के बारे में, तो ये यूरोप से भारत आए हैं दोस्तों। बात करेंगे भिंडी और कॉफ़ी के बारे में, तो ये अफ्रीका से आए हैं दोस्तों। बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, तो दोस्तों सोयाबीन जो है वह चीन से भारत आई है, तथा चीन में सबसे पहले जो कागज़ का निर्माण हुआ था वह भी दोस्तों चीन में ही हुआ था। बात करेंगे दोस्तों बरगद के बारे में, तो बरगद जो है इसकी शाखाओं से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं वास्तव में पेड़ को जो सहारा देने का काम करती हैं दोस्तों। बात करेंगे जड़ों के बारे में, तो जो पौधे को सहारा देती हैं जड़ें, तथा जो जल व खनिज होती है उनका अवशोषण करती हैं। बात करेंगे दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है फूलों की घाटी दोस्तों। बात करेंगे कचनार के फूल जो होते हैं, तो कचनार के फूल जो है उत्तर प्रदेश में इनकी सब्जी बनाई जाती है दोस्तों। बात की जाए केले के फूल के बारे में, तो केरल में इसकी सब्जी प्रसिद्ध है। जो केले के फूल होते हैं उनकी सब्जी केरल में प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करें सहजन के फूल के बारे में, तो महाराष्ट्र में इनके पकौड़े बनाए जाते हैं सहजन के फूलों के। तथा सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं, तो दोस्तों वह बनते हैं महाराष्ट्र में। बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो दोस्तों बिहार का एक लोक कला रूप है दोस्तों मधुबनी पेंटिंग, जिसमें चावल के पाउडर होता है तथा प्राकृतिक जो रंग होते हैं फूलों वगैरह से, ये उससे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों दीवारों पे और ज़मीन में। तो उसे मधुबनी पेंटिंग तथा वहाँ का जो ज़िला है मधुबनी वह फेमस है दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के लिए। बात की जाए इत्र के बारे में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है वह इत्र के लिए फेमस है। इसे इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हर्षवर्धन की राजधानी है दोस्तों कन्नौज। बात करेंगे झूम खेती के बारे में, तो दोस्तों मिजोरम में की जाने वाली जो खेती है उसको झूम खेती कहते हैं। इसका जो मुख्य सिद्धांत है वह दोस्तों है काटो और जलाओ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कहीं चीज़ झाड़ फूल वगैरह जम जाता है उसको ये लोग क्या करते हैं काट कर जला देते हैं, तथा उसकी जो राख होती है उसको खाद के रूप में चारों तरफ फैला के उस पर खेती करते हैं। ठीक है, यह पद्धति जो होती है खेती करने की वह झूम खेती कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे आवास और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो असम के जो घर होते हैं, तो दोस्तों असम के जो घर हैं वे भारी वर्षा के कारण ये होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर असम में बारिश के कारण जो जल भराव की जो समस्या हो जाती है, इसके कारण ये जो घर हैं वह ज़मीन से 10-12 फुट की ऊंचाई पर जो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे मनाली के जो घर होते हैं, यहाँ पत्थर और लकड़ी के बने घर बनाए जाते हैं, तथा इनकी जो छतें होती हैं वह ढालू नुमा होती हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के घर के बारे में, तो जो दोस्तों राजस्थान के घर होते हैं ये मिट्टी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों। तो मिट्टी घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो पत्थर वगैरह होता है गर्म हो जाता है, तथा मिट्टी के अंदर जो होती है उसमें अंदर तक नहीं जा पाती दोस्तों, तथा जिसकी दीवारें मोटी और जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। बात करेंगे दोस्तों लेह लद्दाख के घर के बारे में, तो ये पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, तथा नीचे की जो मंजिल होती है जिसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं उस पर कोई खिड़की नहीं होती, तथा दोस्तों वहाँ पर जानवरों के लिए भूसा तथा जानवर वगैरह बांधने के लिए वो बनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे इस जो लद्दाख के घर होते हैं उनकी छतों के बारे में, तो लद्दाख के लोग अपनी छतों का उपयोग जो दोस्तों फल और सब्जियां सुखाने के लिए करते हैं दोस्तों। बात करें हाउस बोट के बारे में, तो दोस्तों श्रीनगर में पाई जाती हैं, तथा इनकी लंबाई की बात करेंगे तो ये 80 फीट तक लंबी हो सकती हैं दोस्तों हाउस बोट। बात करेंगे डोंगा के बारे में, तो दोस्तों झेलम नदी जो श्रीनगर में पड़ती है इसमें तैरते हुए घर जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं, तो दोस्तों उसको डोंगा बोला जाता है दोस्तों श्रीनगर में दोस्तों। बात करेंगे पश्मीना शाल दोस्तों। पश्मीना शाल जो है यह लद्दाख की जो चांगपा जनजाति द्वारा बनाई गई जो बकरी होती है उनके बालों से बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पश्मीना शाल की गर्मी, तो ये है पश्मीना जो शाल होती है 6 स्वेटरों के बराबर दोस्तों गर्म होती है। और बात करेंगे चांगपा जनजाति जो होती है उसके जो लोग होते हैं वह घुमंतू लोग होते हैं, जो अपने रेबो जो बोलते हैं उनके जो
टेंट होते हैं उनको रेबो बोला जाता है, ये उसमें रहते हैं दोस्तों। तथा ये घुमंतू जनजाति है दोस्तों, चांगपा जनजाति। और ये कहाँ होती है दोस्तों, ये लद्दाख में होती पाई जाती है दोस्तों, चांगपा लोग। बात करेंगे मृत सागर दोस्तों, डेड सी बोला जाता है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक होता है दोस्तों। बात करेंगे तरुण भारत संघ के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है तरुण भारत संघ दोस्तों। तथा इसके जो संस्थापक थे वह थे राजेंद्र सिंह, इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे अल-बरूनी के बारे में, तो दोस्तों ये उज्बेकिस्तान से आया यात्री था जिसने भारत के तालाबों और वास्तुकला के बारे में लिखा था। दोस्तों बात करेंगे दांडी यात्रा, तो दोस्तों दांडी यात्रा जो थी वह 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ अहमदाबाद से दांडी तक जो यात्रा की थी वह दांडी यात्रा कहलाती है दोस्तों। तो ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1930 में। बात करेंगे सिनकोना से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, इसकी जो छाल का उपयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है दोस्तों। तथा बात करेंगे रोनाल्ड रॉस के बारे में, तो इन्होंने 1902 में नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों, क्योंकि इन्हें जो मलेरिया की खोज की थी दोस्तों, ठीक है, जो मलेरिया की खोज थी, जो मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, तथा जो मलेरिया मच्छर भी इसमें सिनकोना की जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है। बात करेंगे एनीमिया के बारे में दोस्तों, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से फैलता है दोस्तों जो एनीमिया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो मुख्य स्रोत हैं वह है आंवला, गुड़ और हरी सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत हैं दोस्तों, इसी को डॉक्टर खाने की सलाह देता है दोस्तों। बात करेंगे मिजोरम की भाषा दोस्तों, यहाँ पर मिजो नाम की भाषा बोली जाती है मिजोरम में, आप मिजोरम मिजो से रिलेट कर सकते हैं। बात करेंगे कुडुक के बारे में, तो झारखंड की एक जनजाति और उनकी भाषा जो है वह कुडुक है दोस्तों। कुडुक क्या है, ये झारखंड की एक जनजाति है उसकी भाषा है दोस्तों। बात करेंगे तोरंग के बारे में, तो कुडुक भाषा में जो जंगल होता है उसको तोरंग बोलते हैं, तो जंगल को तो जो कुडुक भाषा में क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। तथा जो कुडुक जो है वह झारखंड की एक जनजाति उसकी भाषा है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे खाद्य संरक्षण और उनके से रिलेटेड कुछ नए तथ्यों के बारे में। बात करेंगे दूध उबालना, तो दोस्तों दूध उबालकर हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे धनिया और जो हरा साग होता है इसको क्या करते हैं, इसे गीले कपड़े में लपेटकर ताज़ा कुछ समय के लिए इसको ताज़ा रखा जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे प्याज और लहसुन के बारे में, तो दोस्तों इन्हें नमी से बचाकर खुले स्थान में रखा जा सकता है दोस्तों। बात किया जाए आम पापड़ के बारे में, तो इसे आंध्र प्रदेश में मामिडी तांड्रा कहा जाता है दोस्तों। मामिडी तांड्रा जो होता है उसे किसे कहा जाता है, तो इसे आम पापड़ को कहा जाता है। ये कहाँ पर कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे कांसा जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये तांबा और टीन का मिश्रण, ये बार बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों ब्रेल लिपि के बारे में, तो लुइस ब्रेल ने विकसित की थी ब्रेल लिपि दोस्तों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। बात करेंगे लिंगहू फेन के बारे में, तो ये हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो दोस्तों लिंगहू फेन का क्या है, तो ये सांप का एक पकवान है, सांप के मांस से बनाया जाता है। ये गाँव का फेमस है, ये हांगकांग से फेमस है दोस्तों। बात करेंगे टेपिकोआ के बारे में, तो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला जो कंद है उसको टेपिकोआ बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए सरसों के तेल में मछली कहाँ खाई जाती है, तो दोस्तों ये खाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तथा नारियल तेल की बात आए तो वहाँ पर जो मछली खाई जाती है वह खाई जाती है गोवा में। बात करेंगे दोस्तों ईबीएस जो शिक्षा शास्त्र है उसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो एनसीएफ 2005 की जो मुख्य थीम थी वह 6 मुख्य थीम हैं दोस्तों, जिसमें परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बात करेंगे दोस्तों एकीकृत उपागम के बारे में, तो ईबीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ पढ़ाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण की प्रकृति के बारे में, तो जो पर्यावरण की जो प्रकृति है वह बाल केंद्रित है दोस्तों, वह मतलब कि जो बच्चा है उसको केंद्र में रखकर बनाई गई है दोस्तों। बात करेंगे क्षेत्र भ्रमण के बारे में, तो ये वास्तविक अनुभव जो होते हैं वह क्षेत्र भ्रमण के द्वारा मतलब सबसे अच्छी तरीके से प्राप्त होते हैं। यह सबसे अच्छी शिक्षण विधि है क्षेत्र भ्रमण दोस्तों। बात करें सीखने के सिद्धांत के बारे में, तो मूर्त से अमूर्त
और सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात ये सीखने के सिद्धांत हैं दोस्तों। बात करेंगे कहानी और कविताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, तो अमूर्त धारणाएं जो होती हैं उनको समझाने और जो संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक होती हैं कहानियाँ और कविताएं दोस्तों। जब कोई चीज़ हमको बच्चों को समझ में नहीं आती तो उन्हें समझाने के लिए शिक्षक को कहानियाँ तथा कुछ उदाहरण और कविताएं मतलब बच्चों को सुनानी पड़ती हैं तथा उसमें उनका जिक्र होता है तो बच्चे अच्छी तरीके से उसको समझ लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे अवलोकन के बारे में, तो दोस्तों बच्चों में डेटा एकत्र करने और पैटर्न बनाने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में, तो बच्चे की जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो प्रगति होती है, मतलब उन्होंने कितना उन्नत किया उसका जो क्रमिक रिकॉर्ड होता है उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों रटकर सीखना, जो बच्चे होता है रटकर सीखने के बारे में, तो ईवीएस में इसका विरोध किया गया है। अच्छा, पर्यावरण जो शिक्षण है उसमें रटकर सीखने के सिद्धांत के खिलाफ है दोस्तों। बात करेंगे शिक्षण की भूमिका के बारे में, तो शिक्षक जो है वह एक सुविधादाता है दोस्तों तथा बच्चों का स्वयं जो शिक्षक होता है वह शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे जो अपने स्वयं ज्ञान को खोजने का अवसर देंगे दोस्तों। बात करेंगे विविधता का सम्मान के बारे में, तो कक्षा में संस्कृति और व्यक्तिगत भिन्नताओं को संसाधन के रूप में लेना चाहिए दोस्तों। जितनी भी विविधताएं देखने को मिलती है उनको मतलब कि जो भी विविधताएं देखने में उनको संसाधन के रूप में समझना चाहिए, ना कि उनको ऐसा करना चाहिए कि इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बात करते हैं सीसी क्या है, तो दोस्तों सीसीई है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बच्चे के सर्वांगीण जो विकास होता है उस पर जोर देता है दोस्तों। बात की जाए एनरिकमेंट गतिविधियां दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अतिरिक्त जो सीखने के जो अवसर उपलब्ध कराता है दोस्तों ये गतिविधियां जो। बात करेंगे मानचित्र जो मैपिंग होती है, तो ये बच्चों के दिशा ज्ञान और सापेक्ष जो स्थिति होती है उसको समझ विकसित करता है मानचित्र दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्रश्नोत्तरी के बारे में, तो प्रश्नोत्तरी जो होती है बच्चों की जिज्ञासा और जो आलोचनात्मक सोच हो जाती है उसको बढ़ावा देती है दोस्तों। जो बच्चे की प्रश्नोत्तरी जब बच्चे करेंगे तो उनकी जिज्ञासा जागृत होगी तथा वो उसमें जो उनके मन में आएगा उसमें जो समझने के उसके अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रश्न पूछेंगे जिससे उनकी जिज्ञासा जागृत होगी तथा उनके अंदर जो समझ विकसित होगी दोस्तों। बात करेंगे समूह कार्य के बारे में, तो सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करता है दोस्तों समूह जितना सामूहिक कार्य। बात करेंगे दोस्तों हस्तपरक गतिविधियों के बारे में, तो यह करके सीखने पर आधारित है दोस्तों। बच्चे जो हैं वह करके सीखेंगे दोस्तों। बात करेंगे चित्र पढ़ने के बारे में, तो छोटे बच्चों के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है दोस्तों चित्र पढ़ना दोस्तों। बात करेंगे सामुदायिक संसाधन के बारे में, तो दोस्तों बच्चों जो हैं वे बुजुर्गों किसानों तथा कारीगर जो होते हैं उनसे सीखने के स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे दोस्तों। मतलब जितने भी बुजुर्ग होंगे तथा उनकी कुछ बातें सुनेंगे कारीगरों से मतलब तथा किसानों से उनके जो अनुभव होंगे वह उनको साझा करेंगे। तो ये सामुदायिक संसाधन हैं दोस्तों, इनका उपयोग किया जाएगा शिक्षण शास्त्र में दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो बच्चों को पर्यावरण के पे प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना ही पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।